नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब सुखी होंगे। आज मैं आपके सामने नवांशा और नवांशा के बारे में कुछ गंभीर बातें प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवांशा जो है वो चार्ट ऑफ फॉर्च्यून कहा जाता है। कुछ लोग नवांशा को मैरिज से भी रिलेट करते हैं, बट मेरा यह मानना है कि नवांशा को कभी भी मैरिज से रिलेट नहीं करना चाहिए। मैरिज से रिलेट करने के लिए एक अलग चार्ट होता है जिसको हम D30 चार्ट कहते हैं, जिसको हम त्रिमशाम चार्ट कहते हैं। तो वहीं से हमें करना चाहिए। उसके अपने अलग प्रिंसिपल है जो ऑथेंटिक क्लासिकल टेक्स्ट में बताए गए हैं। तो मेरा यह पॉइंट है कि हमें नवांशा किस लिए देखना चाहिए और क्यों देखना चाहिए। जनरली कई बार क्या होता है कि जब हम कुंडली देखते हैं, जब हम लग्न चार्ट देखते हैं, या अंग्रेजी में जब हम उसको कहते हैं D1 चार्ट देखते हैं, तो D1 चार्ट में हम लग्न को देखते हैं, चंद्रमा से देखते हैं। और D1 चार्ट में हम ग्रह की स्थिति देखते हैं, ग्रह के उच्च, ग्रह के नीच, ग्रह कहीं पापक ग्रहों से पीड़ित तो नहीं है, ग्रह कहीं त्रिषाढ़ भाव में तो नहीं है, जिसको हम 3, 6, 8, 11, 12 कहते हैं, जिनको हम उपचय भी कहते हैं, ग्रोथ भी कहते हैं। तो कई सारी चीजें होती है। जब हम वर्गोत्तम बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं यह पाया गया है कि यह रिलेट हो रहा है हमारे D9 चार्ट से। तो अब चलो, अगर मैं अभी के चार्ट की बोलूं, अभी का चार्ट आप देख रहे हो कि वृश्चिक लगन का चार्ट है। वृश्चिक लगन का चार्ट है और नवांशा आ रखा है 10। तो अब मैं यहाँ से बोलूंगा कि देखो, ये ट्रेवल हाउस को दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस जातक की जो जीवन की शैली है वो ट्रैवलिंग से ही रिलेट होगी। उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, उसकी जो रिलेशन है वो भाई बंधु से है, अपने कजन से, अपने कलीग से है। तो ये सारी चीज जातक के जीवन में होती रहेंगी। अब जब मैं नवांश की बात करता हूँ, मैंने मान लीजिए यहाँ पे नवांश है। मान लीजिए ये फोर्थ हाउस में है, फोर्थ हाउस में मूल त्रिकोण का बैठा है शनि, कुंभ में बैठा हुआ है, जो कि अच्छा है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं कि शनि की पावर कितनी है, शनि का फाइनल रिजल्ट क्या होगा, शनि शुभ हो आखिरी में शुभ रिजल्ट देगा या बुरा रिजल्ट देगा, उसके लिए मैं D1 से लेके D9 चार्ट देखूंगा। अब देखो, जब मैंने यहाँ पे देखा, मैंने देखा कि D9 चार्ट में शनि धनु में बैठा हुआ है केतु के साथ। और जब मैं शनि को D9 से D1 में लाता हूँ, तो ये सेकंड हाउस में दिखाता है। तो सेकंड सेकंड हाउस का, माफ करिएगा मुझे, सेकंड हाउस का शनि अच्छा होता है क्योंकि सेकंड हाउस न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे शनि अच्छा है, यहाँ पे न्यूट्रल हाउस में भी बैठा हुआ है, और और D1 में मूल त्रिकोण में भी बैठा हुआ है। बट एक बात ध्यान देने की यह भी है कि शनि केतु के साथ बैठा हुआ है। केतु एक पापक ग्रह है, केतु मृत मित्र नहीं है शनि का। तो जैसे जैसे शनि की दशा आती रहेगी, उसी उपरांत इस जातक के जीवन में अन्य प्रकार के लोग आएंगे जिनसे उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा। और विभिन्न प्रकार, और हम ये भी कह सकते हैं कि और अन्य कई कई अन्य स्थिति बन सकती है जहाँ पे एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहेगा, बट जो फाइनल रिजल्ट है वो अच्छा रहेगा। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं शुक्र को। देखिए, शुक्र सप्तम भाव में, मैं अच्छा नहीं बोलूंगा, इंसान को हाई लिबिडियस बनाता है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे शुक्र वृषभ में बैठा हुआ है, वृषभ में अच्छा बैठा हुआ है। यहाँ पे टॉरस राशि और जेमिनी नवांश, मतलब नियर टू वर्गोत्तम है। मैं मानता हूं, अगर टॉरस राशि एरीज नवांश हो, अगर टॉरस राशि जेमिनी नवांश हो, मतलब बुध का नवांश हो, तो अपने नियर टू वर्गोत्तम है, ये भी अच्छा प्लेनेट है। बट अब देखिए यहाँ पे D1 में तो अच्छा दिखाई दे रहा है, बट जब मैं D9 में देख रहा हूँ, D9 में जो शुक्र ग्रह है वो राहु के साथ बैठा हुआ है। राहु अच्छा है, और वीनस का मित्र भी है। बट राहु को छलिया कहा गया है, राहु को माया कहा गया है। तो और दूसरी बात, ये अगर हम देखें तो जब हम शुक्र को D9 से D1 में ले जाते हैं, एट अ सेम पोजीशन जेमिनी में रख के, तो D1 चार्ट के ये अष्टम भाव को दिखाता है। और उसी अष्टम भाव में ये मंगल के साथ बैठा हुआ है। तो हम ये बोलेंगे कि वीनस वीनस यहाँ पे अच्छा तो है। जैसे जैसे इसकी दशा आती रहेगी, जैसे जैसे इसकी दशा आती रहेगी, ये रिजल्ट तो अच्छा देगा। बट एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम D9 में राहु के साथ बैठा हुआ है। और जब हम D1 में ले जाते हैं तो ये मंगल के साथ बैठा हुआ है। इसके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहेंगे, जो उसके जीवन काल में एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब एक और ग्रह पकड़ते हैं, पंचम भाव को पकड़ते हैं। आप देख रहे होंगे पंचम भाव में गुरु बैठा हुआ है, गुरु पाइसेस में बैठा हुआ है। और गुरु
D1 में पंचम भाव में पाइसेस में बैठा है, D9 में भी पाइसेस में बैठा हुआ है, तो ये वर्गोत्तमा है। इसका मतलब ये है कि चाहे कितने, और मंगल के साथ बैठा हुआ है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यह जो जातक है पढ़ाई लिखाई में अच्छा होगा, पढ़ाई लिखाई में काफी बढ़िया करेगा। अगर इसे हायर स्टडीज करनी है, क्योंकि देखिए अगर इसे हायर स्टडीज करनी, क्योंकि देखिए नवम भाव से भी ये कनेक्शन बना रहा है D9 के, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये D12 में बैठा हुआ है, सॉरी D9 में बैठा हुआ है वर्गोत्तम। तो इवन दो प्रॉब्लम्स आएगी, पर जो एंड रिजल्ट होगा इसके पढ़ाई 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 का वो अच्छा होगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ ये वृश्चिक लगन है तो इसका अधिपति जो होता है ये मंगल होता है, तो मंगल भी जुपिटर के साथ बैठा हुआ है। एक तरीके से काइंड ऑफ पढ़ाई में ये जाता काफी अच्छा रहेगा, तो मैं ये इसके लिए बोलूंगा। तो D1 से D9 ले जाना किसी भी ग्रह को, और D9 से D1 ले जाना यह देखते हुए कि यह ग्रह, कोई भी ग्रह है आप जो पकड़ रहे हो वो एफ्लिक्ट हो रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से हमको प्रिडिक्शन देनी चाहिए। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि D9 आखिरी फाइनल रिजल्ट बताएगा, है ना। अब देखो, अब मैंने ये सब चीजें आपको बता दी, अब मैं देखो यहाँ पे मरकरी देख रहा हूँ। मरकरी सूर्य के साथ है, षष्ठम भाव में बैठा हुआ है, राहु के साथ है D1 चार्ट में, और अच्छा खासा एफ्लिक्ट हो रखा है। बट एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं इस मरकरी को D9 में देखूं तो ये लीब्रा में बैठा हुआ है। जब मैं इस मरकरी को D1 में ले जाता हूँ तो 12th हाउस दिखाता है केतु के साथ, तो ये मरकरी भी अच्छा नहीं है। तो कुल मिला के अगर हम ये चार्ट देखें, लगना चार्ट देखें, और अगर इस चार्ट के मुताबिक कोई जातक जन्म लेता है तो उसकी हेल्थ, उसका हेल्थ इश्यू रहेगा, उसकी हेल्थ खराब रहेगी, काफी क्रिटिकल रहेगी, मैं ये कहूंगा। तो आप ऐसे कर सकते हो एनालाइज। आपको ये ध्यान देना होगा कि एक ग्रह है कि जो कारकतत्व होते हैं, और एक ग्रह जिन किसी भी वस्तुओं को संबोधित करता है या जीवित वस्तुओं को संबोधित करता है, वो अलग अलग प्रकार की होती है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको किसी भी ग्रह के एप्लीकेशन को किस संदर्भ में लगाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो डिस्टिंग्विश होना भी काफी जरूरी है यहाँ पे। डिस्टिंग्विश होना कारक तत्व में, और जो भी है, जो भी कारक है, जिस किसी का भी कारक है, ग्रह है, वो होना काफी जरूरी है, वो उसके पहचान होनी काफी जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पे हम चंद्रमा भी पकड़ते हैं। अब देखिए चंद्रमा भी अच्छा नहीं है, और ऊपर से लग्न में जा रहा है ना, लग्न में D9 में जा रहा है, वृश्चिक में जा रहा है, नीच का बैठा हुआ है। तो यहाँ पे चंद्रमा भी अच्छा नहीं है। तो अभी की मैं देखिए, ये जो मैं कह रहा हूँ, ये जो मैं थोड़ा नेगेटिव कह रहा हूँ, ये इस वजह से कह रहा हूँ कि मैं अभी का चार्ट ले रहा हूँ। कई बार क्या होता है, जातक की कुंडली जो D1 की कुंडली होती है वो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देती दशांतर दशा में, है ना। तो नहीं, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे यह रेक्टिफाई करके आपको यह बोलना चाहूंगा कि D1 चार्ट में ग्रह की स्थिति इतनी अच्छी नहीं लगती। बट जब हम फाइनल चार्ट जो कि D9 चार्ट देखते हैं, उसमें हम अगर ग्रह को अच्छा पाए, अच्छा देखे, अच्छे प्लैनेट्स के साथ देखे, अच्छे अच्छे भाव में देखे, अच्छे नवांश में देखे, तब हम बोलेंगे कि जरूर जातक के जीवन में जरूर संघर्ष रहेगा, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जातक अच्छा करेगा। अब देखिए यहाँ पे पिछली वीडियोस में मैंने प्रकाश ग्रह और उपग्रह की भी बात की थी। यहाँ पे मैं यह कहना चाहूंगा, जब आप D1 चार्ट के जस्ट राइट हैंड साइड में आप बहुत सारे प्लैनेट्स देख रहे हैं, यहाँ पे व्यतिपात, यमकंठक, धूमा, परिवेश, इंद्रचाप, काल देख रहे हो, तो इवन तो ये पापक ग्रह है, बट ये जो प्रकाश ग्रह और उपग्रह होते हैं इनकी भी उच्च राशि, मूल त्रिकोण, स्वराशि, फैनरी राशि और डेबिलिटेटेड राशि भी होती है। आपको यह भी ध्यान होगा। कुछ कुछ भाव में परिवेश को बहुत अच्छा माना है जैमिनी ने, कुछ कुछ भाव में धूमा को बहुत अच्छा माना हुआ है। अभी इसके बारे में संक्षिप्त में मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य यही था कि मैं D9 के बारे में बताऊं। तो मैं इतना ही बताऊंगा कि अगर अगर धूमा, परिवेश, व्यातिपात, गुलिका जैसे अन्य अप्रकाश ग्रह और उपग्रह नवांश में वर्ग उत्तम होते हैं, नवांश में अच्छी जगह में बैठे रहते हैं, तो जातक को यह पुरुषार्थ देते हैं। जातक के जीवन में पुरुषार्थ की वजह से जातक जीवन में काफी अच्छा करता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान देना होगा। लग्न भी वर्गोत्तम होता है। और हाँ, एक बात जरूर है, अगर लग्न यहाँ पे वर्गोत्तम हो जाए तो जातक अपने जीवन में बहुत अच्छा, करियर वाइज बहुत अच्छा करता है। एक ना एक पॉइंट में वो अपने करियर में काफी पैसा कमाता है, लोग उसे जानते हैं, उसका वैभव हर जगह रहता है। तो ये सारी चीजें भी ध्यान रखने की योग्य है कि लग्न का वर्गोत्तम होना, लग्न का पुष्करांश में होना। अब देखिए, अब बातें करते करते ही मैंने आपको यह बताया कि पुष्करांश भी एक चीज होती है। अब पुष्कराम से क्या बोलते हैं, पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं, जो अभी का चार्ट मैंने बनाया है, हम देखते हैं कि पुष्कर भाव में कौन से प्लैनेट्स हैं। अब देखिए,
पुष्कर भाव में पुष्कर भाव और पुष्करांश। अभी पुष्कर भाव को नहीं देखते, अभी हम पुष्करांश को देखते हैं। पुष्करांश में हमने देखा है मंगल है, आहा मंगल है, बट अष्टम भाव में अच्छा नहीं है। तो जनरली जब ऑथेंटिक क्लासिक टेक्स्ट में, और जो मैंने अपने गुरु से सीखा हुआ है, पुष्करांश जब हम कहते हैं, हम इसे पॉजिटिव सेंस में नहीं बोलते। जो मुझे मेरे गुरु ने सिखाया है, उनके सानिध्य में मैंने सीखा है, मैंने यह सीखा है कि जब भी कोई भी प्लैनेट्स पुष्करांश में होता है, तो वो अपनी एनर्जी रिजुवेनाइज करता है। मतलब एक पल उसने काफी मेहनत करी, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम फिर वो एक्टिव हो गया। कहने का मतलब यह है कि एक बुरी दशाएं जहां तक को बड़ी परेशानी हुई और उसने अपने पुरुषार्थ से काम किया, और एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसकी अंतरदशा जो आई, अगली अंतरदशा आई, उसमें मान मान लीजिए यहाँ पे चलो चंद्रमा की अंतरदशा आती है, इवन तो चंद्रमा पीड़ित है, बट भाग्येश है। और भाग्येश की अंतरदशा में कोई भी कनेक्शन अगर बनता है किसी के भी साथ में, अगर आप D9 में देख रहे हो तो सन मून का कनेक्शन बन रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, एक राजयोग बनता है। तो उसमें जैसे पिछले पिछले वाले अंतरदशा में जो जातक है, उसने उतने ही लेवल का पुरुषार्थ किया। और अगर कोई भी ग्रह पुष्करांश में होता है, तो अगली अंतरदशा जो कि अच्छी होती है, उसमें भी वह उतनी ही सहजता से काम करता है। वह कभी अपनी एनर्जी नहीं खोता, वह अपनी एनर्जी रिजुवनाइज करता है। अगर लग्न पुष्करांश में हो जाए, तो अगर जातक जिम जाता है तो जिम में बहुत अच्छा कर रहा है। जीवन के 30 32, इवन जीवन के 55 से लेकर 60 साल में भी वह जिम करता है, वह काफी भारी उठाता है, भारी वजन उठाता है। वह आम वह आम जिंदगी में जो भी काम होते हैं हमारी जिंदगी में, वह कर सकता है। तो पुष्करांश हमें ये सारी चीज बताता है। तो ध्यान देने की बात यह है कि पुष्करांश को आप पॉजिटिविटी से ना जोड़िए, बट रिजुवनाइज वाली प्रॉपर्टी से जोड़िए। तो यही मेरा काम था, यही मेरा मकसद था आपको बताना। जब हम D9 में और गहराई में जाते हैं, उसमें D9 की कुछ डिग्रीज फिक्स होती है, जैसे 7वें नवांश में चले गया, 8वें नवांश में चले गया। इनकी भी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। वो अभी फिलहाल मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, क्योंकि नवांश एक इन डेप्थ टॉपिक है, इसको जितना बोला जाए उतना कम है। देखिए, मैं ये समझता हूँ ज्योतिष में, मैं क्या समझता हूँ कि जब मैं किसी को भी प्रिडिक्शन देता हूँ, तो प्रिडिक्शन में एक ग्रह है, एक एक ग्रह होते हैं या अन्य प्रकार के ग्रह होते हैं, कई लग्न होते हैं, चंद्रमा से देखा जाता है, सूर्य से देखा जाता है। पर मेरा यह मानना है कि इतना सारा पढ़ने के बाद फिर आखिरी में महत्व हमें डिस्टिंग्विश को देखना चाहिए, डिपार्टमेंट्स को देखना चाहिए, डिपार्टमेंट्स और डिस्टिंग्विश में, कि कब चीज कैसे लगानी है और किस विधि पूर्वक लगानी है। कई बार हमें बहुत सारी चीजों को नेग्लेक्ट करना पड़ता है, और कुछ स्पेसिफिक चीज को देख के हमें जातक के सामने भविष्यवाणी करनी पड़ती है, उनको प्रिडिक्शंस देनी पड़ती है। तो जितना डिस्टिंग्विश आप करोगे, उतना ही बेटर तरीके से आप प्रिडिक्शन कर पाओगे, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता पाओगे। और छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप खुद अपने उन छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस से सीख के अपने आप को और बेहतर बनाओगे। तो पॉइंट मेरा यही है कि D9, मैंने बोला अगर ग्रह D9 में अच्छा है और अनइन्फ्लिक्टेड है, बट D9 में अच्छा है, तो फाइनल रिजल्ट हमेशा दशांतर दशा में अच्छा होगा। यह बात ध्यान देने के योग्य है। ग्रह का कंजंक्शन, ग्रह का एस्पेक्ट, ग्रह एक्सचेंज में चल रहा है, ये भी ध्यान देना है। बट D9, तभी हम D9 को चार्ट ऑफ फॉर्च्यून बोलते हैं। जैसे कि हमें ऑथेंटिक ट्रेडिशनल क्लासिक के द्वारा हमारे गुरु गुरु शिष्य की परंपरा से हमने ये सारी विधिवत पूर्वक चीजें सीखी है। तो आशा करता हूँ कि जितना भी मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज था मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप इससे थोड़ा सा भी फायदा हो तो लगाइए आप चार्ट में। आप लगाइए, आप पास चार्ट पकड़िए जिनके जीवन बीत चुका है, आप उनकी जीवन शैली को देखिए, दशांतर रेखा को देखिए और चार्ट लगाइए। आपको पता चलेगा कि यह चीजें कैसी कितनी अच्छी तरीके से काम करती है। कई बार ग्रह सप्तम भाव में बैठ के शादी नहीं देता, बट नवांश में अगर कोई ग्रह सप्तम भाव में बैठा हुआ है, वैसे भाव नहीं होता नवांश का, बट उस भाव में बैठा है जो कि सप्तम को दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए, छोटी सी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप इसका सप्तम भाव देखिए, इसमें शुक्र है। तो मोटा मोटा अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे देखे तो कह सकता है कि शुक्र की दशा में शादी होगी। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ये टॉरस है, आप टॉरस को D9 में लाके देखिए। D9 में सूर्य बैठा हुआ है, चंद्रमा में बैठा हुआ, चंद्रमा से दृष्टि है ना। दृष्टि मैं कुछ सोच समझ के ले रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस से ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए दृष्टि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि भाव ही अलग है, डिवीजन ही अलग है, ये 30 डिग्री का नहीं है। बट अपनी प्रैक्टिस में, एज अ प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर, और जो भी मैंने अपने गुरु से सीखा हुआ है, उसके हिसाब से मैं बोलूंगा, जब कभी भी चंद्रमा की दशा चलेगी या सूर्य की दशा चलेगी विद रिस्पेक्ट टू महादशा के लॉर्ड में, तो शादी
भी हो सकती है, शादी होना तय है। चंद्रमा जिस भी ग्रह को देखता है, इवन श्योर होके रहता है। ये भी एक छोटी सी चीज मैं अपनी अपने अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है, बट मैं चाहता हूँ आप इसमें रिसर्च करिए, आप देखिए कि आपकी प्रिडिक्शंस कैसी जा रही है। और अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, कुछ सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।